Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the paper of SST Biochem Zone 2 जो कि आज इवनिंग में हुआ है फीमेल साइड का पेपर 30 जून 2026 को। जो मॉर्निंग का जो पेपर था उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी आपका पेपर आया है। केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही इजी आया है और आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस हमें 42 क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट से। हो सकता है कि वर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, ऑप्शंस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्डिंग के ना हो। तो अगर तो आप लोग अपेयर हुए थे आज के टेस्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें करेक्ट कर सकते हो और जो क्वेश्चंस मिसिंग है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का था हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल टोटल 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है और इसी को हम एवोगेड्रोस नंबर भी कहते हैं Na। देन नेक्स्ट हमारे पास था एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो यही क्वेश्चन सेम मॉर्निंग के पेपर में भी आया था, लेकिन वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपसे एटमॉस्फेयर में पूछा गया था और यहाँ पे आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलीमीटर मर्करी यूनिट में पूछा गया है। तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 1 एटमॉस्फेयर मर्करी में अगर हम देखें तो वो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के इक्वल होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास था व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिखने के लिए हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए जो कि होता है 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे फर्स्ट शेल में और सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेकंड शेल में। ये होगी आपकी शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन। अगर तो और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्वा प्रिंसिपल के हिसाब से लिखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 1s2 2s2 2p4। ओके। तो आई एम नॉट श्योर कि आपके पास ऑप्शंस में क्या था। अगर तो ऑप्शंस में 2 एंड 6 था तो ये आपका करेक्ट होगा। अगर तो ऑप्शंस में एस एंड पी का जिक्र था तो ये आपका करेक्ट होगा 1s2 2s2 2p4। देन नेक्स्ट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इनमें से नोबल गैस कौन सी है। तो नोबल गैस हमें पता है कि ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे 8A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। तो इसमें से जो नियॉन होगा ये नियॉन इज अ नोबल गैस। सो नियॉन इसका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इन। केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी एस्टेब्लिश होता है तो उसके लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि लाजमी आपके पास क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। अगर तो आपके पास ओपन सिस्टम है तो उसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कुछ अमाउंट लूज हो सकती है, कुछ अमाउंट एवापोरेट हो सकती है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता रहेगा। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही यही होती है कि आपके पास क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। तो उसका आंसर था क्लोज्ड सिस्टम। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। हेबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। सो अमोनिया इज द करेक्ट आंसर। और इसकी इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, वो होती है N2+3H2 इट गिव्स अमोनिया। एंड इसमें अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। तो आयरन जो है वो हेबर प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। Then next, what happens in exothermic reaction? Exothermic reaction में a lot of amount of energy release होती है। तो exothermic reaction में energy is released, ये इसका आंसर था। Then which type of energy is stored in a chemical bond? अब जब भी हमारा कोई भी chemical bond बनता है तो उसकी एक एनर्जी होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, तो वो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल बॉन्ड में एनर्जी कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। देन नेक्स्ट था हमारे पास इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज। अब कोई कह रहा है कि किसी कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि इथेनॉल का दूसरा नाम पूछा गया है। तो इथेनॉल का नहीं पूछा गया होगा, इथेनोइक एसिड का पूछा गया था। इथेनॉल का अगर तो पूछा गया है तो इथेनॉल को दूसरा हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। बाकी इथेनोइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नेम है और इसका जो फार्मूला है वो क्या है CH3COOH। इसका आईयूपीए नेम अगर हम देखें तो वो इथेनोइक एसिड होता है और कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है। देन नेक्स्ट इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। अब हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो बेसिकली किस चीज की वजह से होती है, वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, एक परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है वो आपकी सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की वजह से होती है। तो क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कल या परसों कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, तो वो सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की वजह से होती है, जबकि टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। आयंस कौन से होते हैं? मेन आयंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। देन नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दो नॉन मेटल्स के बीच में होगी तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दो नॉन मेटल्स के बीच में होती है, तो बिटवीन टू नॉन मेटल्स। जबकि आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयोनिक बॉन्ड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे आंसर था हमारा टू नॉन मेटल्स। Then next was atomic mass unit is, what is atomic mass unit? Atomic mass unit क्या है बेसिकली? ये किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 AMU 2 AMU, ये बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। और अगर तो हम ग्राम्स में बात करें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स। तो एग्जैक्ट पता, सॉरी किलोग्राम, एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वहां पे ऑप्शंस क्या थे, तो अगर तो इनमें से कोई ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाज विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। यही सेम क्वेश्चन आपका मॉर्निंग जोन 1 के पेपर में भी रिपीट हुआ है, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा एयर में प्रेजेंट होता है 78%, देन आपका ऑक्सीजन होता है 28%, सॉरी 21%, देन आपका आर्गॉन होता है 0.9%। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आपके पास नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में। देन बायो के क्वेश्चंस थे हमारे पास। मैक्रोफेजेस आर इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस। मैक्रोफेजेस क्या है बेसिकली? ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, और इस प्रोसेस को बेसिकली फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। सो मैक्रोफेजेस किस में इन्वॉल्व होते हैं? फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। देन विच लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी लेवल सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी? तो अगर तो हम इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्गेनील। ऑर्गेनील मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आपसे ऑर्गेनील, ऑर्गन, सेल एंड टिश्यू के बारे में पूछा गया है, तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो सबसे कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा होगा? ऑर्गन होगा। तो बी, ऑर्गन इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो न्यूक्लियस। इनमें से किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? तो अगर तो हम फंजाई एंड ह्यूमन सेल्स को देखें तो वो यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट मींस जिसमें कोई न्यूक्लियस ना हो, तो बैक्टीरिया में बेसिकली कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ऑल आर फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। सेल मेम्ब्रेन के सारे फंक्शन हैं सिवाय किसके? सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में काम आता है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, यस। सेल रिकॉग्निशन का काम भी सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है। बाउंड्री होती है साइटोप्लाज्म की, यस। बाकी हेरिडिटी मटेरियल जो है वो आपका न्यूक्लियस में स्टोर होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन में हेरिडिटी मटेरियल स्टोर नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जबकि ये सारे इसके फंक्शंस हैं, ये इसका फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इसका फंक्शन नहीं है, तो आंसर होगा स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। देन नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जब एक एरिया में रहते हों, डिफरेंट स्पीशीज हों और सेम एरिया में इंटरेक्ट कर रहे हों, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। सो कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट हमारे पास था लिपिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनील। कौन सी ऑर्गेनील में लिपिड की सिंथेसिस होती है? तो लिपिड की सिंथेसिस बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, लेकिन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जबकि लिपिड की सिंथेसिस किस में होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज द करेक्ट आंसर हियर। Then in eukaryotic cells, the electron transport chain occurs in.
यूकेरियोटिक सेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। और वो कहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस? वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन्स पे होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देन नेक्स्ट वाज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, और कुछ कैंडिडेट्स ने हमें कहा था कि ये क्वेश्चन आया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, तो दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। यूकेरियोटिक सेल्स में डीएनए की सिंथेसिस, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन ही कहा जाता है, वो न्यूक्लियस में होता है। सो ए न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर हियर। देन वायरसेस रिप्रोड्यूस बाय, वायरसेस का जो रिप्रोडक्शन मोड होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस, मियोसिस या बाइनरी फिशन? तो अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरस बेसिकली जो है वो होस्ट सेल में रहते हैं, और उनको जो है वो होस्ट सेल की नीड होती है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो डिपेंड ही होस्ट सेल पे करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ तब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो लिविंग होस्ट सेल के अंदर होंगे। तो बेसिकली इनमें से कोई भी जो है वो मेथड वायरसेस की रिप्रोडक्शन का नहीं है, तो आंसर इसका था नन ऑफ दीज। Then next was which of the following provides the least metabolic energy as food? अब सुबह के पेपर में आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो वो फैट था, क्योंकि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम, जबकि फैट जो है वो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करता है, जबकि डीएनए जो है वो एनर्जी की सोर्स इसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो सबसे लीस्ट मेटाबॉलिक एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा वो डीएनए करेगा। So D, DNA was the correct answer here. Then the organelle responsible for energy production in eukaryotic cells, ये तो हम सबको पता है कि एनर्जी की प्रोडक्शन जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैड सम क्वेश्चंस ऑफ उर्दू सेक्शन। मिरतुल उरूस के मुंसिफ कौन है? अब सुबह के पेपर में, जोन 1 के पेपर में मिरतुल उरूस का ही क्वेश्चन आया था। ये पूछा गया था कि उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है, तो वो मिरतुल उरूस था। और अब इसका ऑथर पूछा गया, तो इसका ऑथर था डिप्टी नजीर अहमद। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1869 में पब्लिश हुई थी, और इसको बाकायदा पहला उर्दू नॉवल कंसिडर किया जाता है। देन अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा जो है वो अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ है, जो 1924 में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट वाज सर सैयद अहमद खान डायड इन। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ था 27 मार्च 1898 को, और कहाँ पे हुआ था इनका इंतकाल? अलीगढ़ में, और वो वहीं अलीगढ़ में ही इनको दफन किया गया। देन नेक्स्ट इज अलीगढ़ तहरीक का बुनियादी मकसद क्या था? अलीगढ़ तहरीक का बुनियादी मकसद बेसिकली बरसगीर के मुसलमानों में तालीम का फरोग, जदीद उलूम की तरवीज और इस्लामी समाजी इस्लाह था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा तालीम और समाजी इस्लाह। देन मुकदमा शेर व शायरी में शेर को क्या तलकीन की गई? मुकदमा शेर व शायरी में शायर को तलकीन की गई थी इस्लाह मुआशरा और हकीकत निगारी की। अगर तो आपके पास ये ऑप्शन था तो ओके, यही करेक्ट था। देन नेक्स्ट इज किसी भी शायर की शायरी के लिए कौन सी खूबी ज्यादा अहम है? जोश, इखलास, मुताला कायनात, या ये सारी तमाम? तो किसी भी मुकदमा शायर व शायरी के मुताबिक, इस बुक के मुताबिक, कोई एक अच्छे शायर के लिए जोश और जज्बा, सच्चाई और खुलूस, मुशाहिदा और फितरत का मामला, मुताला कायनात, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी चीजें खूबियां अहम है, तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, तमाम। सो डी, ऑल ऑफ दीज वाज द करेक्ट आंसर। देन जीके का हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन दी पोलर रीजन। अब कुछ कैंडिडेट्स ने हमें जो क्वेश्चन भेजा है वो था लार्जेस्ट ग्लेशियर इन दी पोलर रीजन, और कुछ कैंडिडेट्स ने हमें भेजा है लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड दी पोलर रीजन। पोलर रीजन के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जबकि पोलर रीजन के बाहर जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास एग्जाम में क्या आया था, इन दी पोलर रीजन आया था या आउटसाइड दी पोलर रीजन, दोनों आपको पता होना चाहिए। इनसाइड दी पोलर रीजन लैम्बर्ट ग्लेशियर लार्जेस्ट है, आउटसाइड दी पोलर रीजन सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट है।
देन वेयर वाज लियाकत अली खान असैसिनेटेड, लियाकत अली खान का कत्ल कहाँ हुआ था? वो हुआ था रावलपिंडी में। उस टाइम जो उसको जो कंपनी बाग था, अब उसको लियाकत बाग कहा जाता है। और पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, और उनको कब कत्ल किया गया था? 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग में रावलपिंडी में उनको कत्ल किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्टेब्लिश हुआ था? 1800 में स्टेब्लिश हुआ था। देन साइंस ऑफ हदीस नरेशन इज कॉल्ड, वो ब्रांच ऑफ हदीस जिसमें हम ट्रांसमिशन एंड नरेशन ऑफ हदीस के बारे में पढ़ें उसको इल्मुल रवाया कहते हैं। सो डी इल्मुल रवाया वाज द करेक्ट आंसर। देन इन हदीस टर्मिनोलॉजी अ नरेशन मिसिंग अ कंपेनियन इन इट्स चेन, हदीस में बेसिकली वो हदीस जिसमें किसी सहाबी का जिक्र या उसका कोई जो रेफरेंस मौजूद ना हो उसको हदीस मुरसल कहा जाता है। सो मुरसल वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के थे। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज आर होगा, तो आर अवेलेबल। देन नेक्स्ट वाज चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, द ईमेल वाज सेंट बाय हिम, इसका करेक्ट जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा ही सेंट द ईमेल। Then a clerk is very friendly with his colleagues. He blank his colleagues. He gets along with his colleagues was the correct answer. दूसरे ऑप्शंस का नहीं पता। which of the following is an adverb of frequency, इनमें से frequency का adverb कौन सा है? बेसिकली frequency का adverb हमें ये बताता है कि how often कोई भी काम होता है, तो उसको हम usually कह सकते हैं कि usually frequency का adverb है। देन select the correct sentence, इन सब में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो correct grammatical sentence है वो है she has been working in this office since 2021। she has been working in this office since 2021, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। देन इफ पेडागोजी के दो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। इफ अ स्टूडेंट कम्स टू क्लास अनप्रिपेयर्ड द टीचर शुड, अगर तो कोई बच्चा ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास में बगैर तैयारी के आता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश द स्टूडेंट इमीडिएटली? नो। इग्नोर द स्टूडेंट? नो। सेंड द स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लास? ये सारी चीजें तब करनी चाहिए जबकि बिल्कुल ही आपको कुछ भी आपने हर जो है हर चीज एक्सपीरियंस करके देख ली, उसके बावजूद भी बच्चे पे कोई असर नहीं हो रहा, उसके बाद की ये चीजें हैं। जबकि सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? उसका सबब मालूम करना चाहिए, देन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। देन द अनदर क्वेश्चन ऑफ पेडागोजी सेक्शन, टीचर्स टेल स्टोरीज मेनली, टीचर्स अक्सर किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए स्टोरीज के थ्रू बताते हैं। क्यों? ताकि जो है वो स्टूडेंट सिचुएशंस को इजीली स्टोरी के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और उन्हीं लेसन्स को रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड अप्लाई लेसन्स टू रियल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आप आज के टेस्ट में अपियर हुए थे तो कोई क्वेश्चंस मिसिंग है या कोई क्वेश्चंस में मिस्टेक है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और अगर तो आप आगे कल या परसों टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको बेस्ट विशेस। और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।